हेलो एक्सप्लोरियंस, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। मेरे एक्सप्लोरियंस को अच्छा लग रहा है हमारा कोर्स? अच्छा लग रहा है ना? ओके। तो अभी तक जो जो चीज़ें हमने सीखी है वो क्या है? हमारा पेमेंट, परचेज, सेल और बहुत कुछ कर लिया अब हमने। अब बारी आती है हमारे ग्रुप्स की। किसकी? ग्रुप्स की। तो वेलकम एक्सप्लोरियंस, मिलते हैं अपने नई क्लास में, अपने नई मॉड्यूल में, जिसमें हम सीखने वाले हैं ग्रुप की एंट्रीज। सो एक्सप्लोरियंस, आर यू ऑल रेडी? So, Module 11. Which module? Module 11. Group एंट्रीज। अब हम क्या करने वाले हैं? ग्रुप की एंट्रीज करने वाले हैं। मतलब कि अभी तक आपने देखा था ना, जैसे परचेज अकाउंट में डालते थे हम सन ड्राई क्रेडिटर, सन ड्राई डेटर। तो ये और जितने भी ग्रुप्स हैं, सिर्फ इतने तो ग्रुप नहीं थे, उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स थे। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैम। अब हम टैली के जितने भी ग्रुप्स हैं, अब हम उन्हें सीखने जा रहे हैं। तो आर यू ऑल रेडी? आर माई एक्सप्लोरियंस रेडी? ये सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका बैंक अकाउंट। विच ऑप्शन? बैंक अकाउंट, जो कि हम एंट्री कर चुके हैं, जिसको हम अच्छे से सीख चुके हैं। कहाँ पे सीखा था हमने बैंक अकाउंट? कहाँ पे? यस, जहां पे हमने पेमेंट करी थी, जहां पे रिसिप्ट हमने पेमेंट ली थी, और कॉन्ट्रा के अंदर हमने यही तो किया था, है ना? बैंक अकाउंट को क्रिएट किया था। तो अ बैंक अकाउंट इज अ स्टैंडर्ड अकाउंट वेयर बिजनेस डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी। ठीक है, जहां पे एक स्टैंडर्ड एक अकाउंट होता है जहां पे हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट का मतलब पैसे डालते हैं, और विड्रॉ का मतलब होता है जब हम अपने बिजनेस के लिए हम पैसे उसमें से निकालते हैं। नॉट ओनली फिर बिजनेस के लिए ही नहीं होता है बैंक अकाउंट, आपके सबके पास होते हैं। मोस्टली जितने भी लोग हैं सबके पास सबका बैंक अकाउंट होता है। तो आई होप बैंक अकाउंट क्लियर हो गया होगा। जैसे किसी का HDFC में होता है, किसी का SBI में होता है, और तो बहुत सारे टाइप के बैंक्स होते हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी अकाउंट होता है। तो वैसे ही इसके फीचर्स क्या है? ऑलवेज हैव्स अ पॉजिटिव बैलेंस। इसके अंदर हमेशा जो बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है इन रियल। ठीक है, जो आपका अकाउंट होता है उसमें हमेशा आपका अकाउंट में जो पैसे होंगे वो पॉजिटिव में रहेंगे, वो नेगेटिव में नहीं जाते हैं। आई थिंक सो थोड़े टाइम पहले जो रील्स वगैरह भी चल रही थी ना कि मेरा अकाउंट माइनस में चल गया है, कुछ कुछ इस टाइप की जो रील्स चल रही थी, तो किसी का भी अकाउंट माइनस में नहीं जाता। हाँ, कुछ अकाउंट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक OD अकाउंट, अभी जब हम उसे सीखेंगे तब देखते हैं। यूज फॉर रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट, पैसे लेने के लिए और पैसे देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो पैसे को लेना और पैसे को देना। आई होप ही क्लियर हो गया। कैन बी अ सेविंग और करंट अकाउंट। देखो, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो वैसे तो और भी अकाउंट होते हैं, लाइक सैलरी अकाउंट भी होता है। तो अभी हम सिर्फ दो पे बात कर लेते हैं। सेविंग अकाउंट, जहाँ पे अपनी हम कह सकते हैं हमारे जो मनी वगैरह हम सेव करते हैं, और जहाँ पे हमारे सारे पैसों का मोस्टली जो ट्रांजेक्शन होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। एंड करंट अकाउंट वो होता है जहाँ पे हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शंस करते हैं। वो है हमारा करंट अकाउंट, है ना? जहाँ पे हमारे पास जो पैसे होते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब शेयर नहीं, मतलब हाँ, देने के लिए एंड लेने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर बिजनेस पर्पज। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट। आप करंट अकाउंट में कितने भी पैसे डाल लो, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एज कंपेयर टू सेविंग में, अगर आपके पास पैसे होते हैं तो यू विल रिसीव द इंटरेस्ट फॉर दैट। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है बैंक अकाउंट की एंट्रीज की। किसकी? बैंक अकाउंट की एंट्रीज की। सो आर यू गाइज रेडी टू डू द एंट्री? ओके, सबसे पहले हमें जाना है क्रिएट पे। सीधे मालोगे क्रिएट पे आओगे, देन गो ऑन लेजर। आफ्टरवर्ड्स मैंने नाम दे दिया अगेन, कोई से भी बैंक अकाउंट ले लेते हैं हम। पंजाब नेशनल सेविंग्स अकाउंट, एंड देन एंटर किया मैंने। इसको इसको हमेशा मेरे को अंडर में लेना है बैंक अकाउंट। एंटर कर दोगे, IFSC कोड डाल दोगे, अकाउंट नंबर डाल दोगे, और सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको करना है कुछ सिंपल सा कंट्रोल A। ये आपका लेजर बन चुका है। ठीक है, कंट्रोल A करोगे एंड इट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो
बैंक अकाउंट की एंट्री क्लियर हो गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज आर बैंक ओडी अकाउंट। क्या? बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट क्या होता है? एन ओडी अकाउंट मीन्स ओवरड्राफ्ट, मीन्स ओवरड्राफ्ट allows business to withdraw more money than they have up to a limit approved by the bank। इसमें हम क्या करते हैं, हमें ना अपने देखे क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं, है ना? तो हमने क्या ले लिया, एक ओडी अकाउंट अपना बनवा लिया, उसमें हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा माइनस में भी चला जाता है, ठीक है। इन द सेंस अगर जैसे उसके अंदर आपकी लिमिट होती है, मान लो आपकी 1 लाख की लिमिट थी, तो 1 लाख अगर आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं उसके अंदर, तो 1 लाख में से अगर आप यूज कर लेते हो 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 जब आप उसके कर लोगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो बैलेंस का जो अकाउंट होता है, मतलब जो बैलेंस होता है उस अकाउंट का, वो नेगेटिव में चला जाएगा। कितना? -10,000, -10,000 में जाएगा ना। तो ऐसे ही तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो पैसे हो जाते हैं वो पैसे भी आ जाते हैं, एंड उसका हमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं देना होता। उसका इंटरेस्ट किस बेसिस पे जाता है? जितने पैसे आप यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग ओडी अकाउंट का जाता है, ठीक है। एक लिमिट अप्रूव करवा दे बैंक जो होता है, एक आपको लिमिट देता है उसकी। इज इट क्लियर? एंड ओडी अकाउंट अलाउज बिजनेस टू विदड्रॉ मोर मनी देन दे हैव, ठीक है। उसके अंदर 1 लाख की वैसे मैं 1 लाख कह रही थी, उससे ज्यादा भी लिमिट होती है, ठीक है। इट कैन बी 10 लाख, 20 लाख, जितना आपका आपके टर्नओवर के बेसिस पे होता है वो भी, ठीक है। ओके, फीचर्स कैन हैव अ नेगेटिव बैलेंस। इसका जो बैलेंस होता है वो नेगेटिव जाता है। ट्रीटेड एज अ लोन फ्रॉम द बैंक, इसको एक लोन की तरह रखा जाता है, बट जो लोन का जो चार्ज होता है वो सिर्फ उस पर ही लगता है जो अमाउंट मैं विदड्रॉ कर रही हूँ। मीन्स अगर 1 लाख में से मैंने 10,000 रुपए निकाले हैं तो मुझे लोन 1 लाख का नहीं देना है, जैसे बाकी होम लोन वगैरह में देना होता है, ठीक है, मतलब पर्सनल लोन वगैरह में देना होता है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो 10,000 जो मैंने निकाले ना, जस्ट आई हैव टू पे फॉर दैट, वो 10,000 रुपीज मेरे को उसके लिए पे करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द ओवर ड्रॉन अकाउंट, सॉरी ओवर ड्रॉन अमाउंट, यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स। मीन्स शॉर्ट टर्म का अगर आपके पास काम है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, जल्दी से इसकी करते हैं एंट्री। आर यू गाइज रेडी? से यस एक्सप्लोरियंस, यस। ओके, तो अब करते हैं हम लोग अपने बैंक ओडी की एंट्री। तो एक काम करते हैं, इसको हम करेंगे अपने कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो वैसे आप लेजर में भी जाके क्रिएट कर सकते हो, बट हम इसको कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करने वाले हैं। ओके, तो मैं गई अपने कॉन्ट्रा वाउचर पे, एंड मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सीआर में डाल दिया, ऑल्ट सी करोगे यहाँ पे आके, एंड अपना कॉन्ट्रा वाउचर के लिए करोगे HDFC ओडी अकाउंट, HDFC ओडी अकाउंट लोगे एंड एंटर करवा के इसको अंडर में रखना है आपको बैंक ओडी के। आफ्टरवर्ड्स ओडी की लिमिट सेट करोगे, मान लेते हैं कि ये इतनी 10,000 रुपीज इसकी लिमिट है, एंड आप एंटर करोगे, अकाउंट नंबर दोगे, सारी डिटेल्स भरने के बाद जस्ट टू कंट्रोल A, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो बैलेंस था अभी मेरे पास 10,000 था, तो जिसमें से मैं क्या कर रही हूँ, 2,000 रुपीज इसमें से निकाल रही हूँ, तो ये माइनस में जाएगा, ये चीज तो आपको पता ही है, ठीक है। ओके, 20,000 मैंने कर दिया है, एंड वेट लेट मी डू इट अगेन, 2,000 ही कर देता है मैं सिर्फ। आफ्टरवर्ड्स कंट्रोल A, एंड मैंने क्या करे, ये वाले पैसे अभी जो मैंने अपना बैंक अकाउंट बनाया था, कौन सा बनाया था, HDFC सेविंग्स अकाउंट, नो, पंजाब नेशनल सेविंग्स अकाउंट बनाया था, उसके अंदर मैंने डाल दिया, एंड आफ्टरवर्ड्स मेरे को कुछ नहीं करना है, कंट्रोल A करना है, एंड ये मेरी एंट्री हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड क्या है? कैश इन हैंड रेफर्स टू द फिजिकल कैश, जो कि आपके पास फिजिकल जो कैश होता है, आपके पास कैश होता है ना, कैश हमने देखा है, हाँ, चाहे वो नोट हो चाहे वो कॉइन हो, दैट अ बिजनेस करंटली होल्ड्स, आपके बिजनेस के पास जो करंटली वो पैसे हैं, यूजुअली कैप्ट इन द ऑफिस कैश बॉक्स, और वो द कैश बॉक्स में रखा हो, गल्ला जिसे बोलते हैं, ठीक है, पंजाब में गल्ला ही बोलते हैं ना, गले के अंदर पैसे, हाँ, तो जो गले के अंदर हो, चाहे कोई कैशियर हो आपके पास, उसके पास वो अपने पैसे रखे हुए हो, तो वो पैसे जो आपके बिजनेस में हैं फिजिकली, उसको बोलते हैं हम कैश इन हैंड। क्या बोलते हैं उसे हम? कैश इन हैंड। एग्जाम्पल ले लो, कैश सेल्स ऑफ ₹5,000 डिपॉजिट इन द कैश ड्रॉर। मैंने क्या, जो सेल हुई थी
कैश में हुई थी, 5,000 रुपीज मेरे पास आ गए, मैंने उसको क्या कर दिया, अपने गले में रख दिया। पेटी कैश यूज टू द ऑफिस। अब पेटी कैश क्या होता है, देखो एक छोटा सा एक चीज ले लो, मान लो मेरे पास जैसे जो मेरा पर डे का जो बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है, पर मेरे ऑफिस में कोई छोटी मोटी चीज की मुझसे नीड पड़ती होगी, नीड पड़ती है ना, तो वो जो छोटी मोटी नीड है मेरे लिए, ठीक है, वो छोटी सी नीड हो जाती है, तो मैं उसके लिए बार बार पैसे तो नहीं निकालूंगी, मैं क्या करती हूँ, वो पैसे अलग कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो ऑफिस में डेली का दूध आता है, दूध आएगा ताकि मेरे जितना भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको चाय मिल सके, उनको स्नैक्स मिल सके स्नैक्स के टाइम पर, तो मैं वो पैसे अलग करके दे दूँगी, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग पेटी कैश। वो पैसे जो हम अपने बिजनेस में है, मेरे बिजनेस के, बट उससे थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि मेरे को बार बार छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसे निकालने ना पड़े अपने बिजनेस में से। इज इट क्लियर? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, भाई कैश मेरे को कस्टमर ने कैश दिया है, तो अगेन वही हो गया, और कैश हम देते भी हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ पेटी कैश देख लेते हैं। कैश इन हैंड में ही रहेगा। पेटी कैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश कैप ऑन हैंड टू पे फॉर डे टू डे स्मॉल बिजनेस एक्सपेंसेस। यही चीज मैंने आपको बताई है, वो डे टू डे में जो हम कैश को पे करते हैं, क्या करते हैं, जब हम कैश को डे टू डे में जब हम पेमेंट करनी होती है तो हम थोड़ा सा अमाउंट को अलग कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो पेटी कैश के क्या है, टी स्नैक्स फॉर स्टाफ, स्टेशनरी के लिए, पार्किंग के चार्जेस। अब भैया हम रोज अपने बिजनेस में तो पैसे नहीं निकालेंगे भैया, पार्किंग के पैसे देने नहीं ना, तो वो हमारे कैश में से हम अलग रखते हैं उसको। लोकल कुरियर और फोटोकॉपी के चार्जेस, कुरियर वगैरह के जो भी चार्जेस होते हैं तो वो भी हमें पे करने होते हैं। हम बार बार अपने बिजनेस में से 500 का नोट तो नहीं निकाल के लेके चले जाएंगे ना, हमारे बार बार डेली 500-500 का नोट तो नहीं लेके जाएंगे। ओके, तो कैश की एंट्री करने के लिए फिर से हम आ गए अपने कॉन्ट्रा वाउचर पर, एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देना है अपना कैश, ठीक है। हमेशा जो कैश होगा हमारा कैश इन हैंड हमेशा आएगा। मेरा ये पहले से बना हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल के साथ एंटर कर रही हूँ। आप देख लो कैश और अंडर में है कैश इन हैंड। आई होप ये क्लियर होगा। देन आफ्टरवर्ड्स अपने मेरे पास इतना इसके पास बैलेंस है जिसमें से मैं 2,000 रुपीज पे कर रही हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे पेटी कैश भी बनाना बता देती हूँ। ऑल्ट सी आपको करना है एंड देन यहाँ पे आप लोग दे दोगे पेटी कैश, ठीक है, पेटी कैश, एंड जस्ट इसको भी आप रखोगे अंडर में कैश इन हैंड। कंट्रोल ए करोगे एंड देन आपकी एंट्री हो चुकी है। ओके, कंट्रोल ए एंड एंट्री हैज बीन डन। Capital account. A capital account is used to record the amount invested by the owner or partner into the business. मतलब कि कैपिटल अकाउंट वो एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर हम बिजनेस के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वी आर इन्वेस्टिंग द मनी, हम मनी को इन्वेस्ट करते हैं सो दैट हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। कोई भी बिजनेस विदाउट मनी कभी भी स्टार्ट नहीं होता, हमें वहां पे कुछ ना कुछ पहले डालना पड़ता है सो दैट मैं उसको बिजनेस को चला सकूं। तो जो वो मनी जो मैं इन्वेस्ट करती हूँ अपने बिजनेस पे, मैं करूँ एज अ ओनर, और या फिर कौन करे जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर हो, तो वो क्या है, दैट इज फॉर माई, वो जाएगा, उसकी जो एंट्री होगी वो होगी कैपिटल अकाउंट के अंडर। एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख टू स्टार्ट योर बिजनेस। आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ways to increase capital, रिसिप्ट वाउचर, हमेशा याद रखना जो कभी भी पैसे आते हैं वो हमेशा उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होती है। सो कैपिटल डिपॉजिट इन कैश और बैंक, मान लो 1 लाख रुपए थे, वो मैंने जाके अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो उससे वो क्या हुआ, वो जो 1 लाख रुपए मेरे लिए क्या है, वो कैपिटल है। देखो वो मेरे को कभी ना कभी तो मेरे को वापस करने पड़ेंगे ना, अगर मैंने बाई चांस किसी से ले लिया तो एज ए कैपिटल के पर्पज से भी तो मेरे को वो वापस करने है ना, क्योंकि मैंने उसको उन पैसों का यूज किया जो कि किसी और चीज के लिए थे, ठीक है। तो उसको मैं कभी भी ये नहीं डालूंगी कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या होगा, मेरा कैपिटल अकाउंट के अंडर में आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग अकाउंट, मैंने बोल दिया यार कि मेरा जो एक बैंक अकाउंट था जिसमें से जितने भी मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाले हैं, डिविडेंड मिलने वाला है, जो भी कुछ मिलने वाला है, मैं उसको लेने के बाद मैं उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगी और अपने बिजनेस को मैं अच्छे से आगे बढ़ाऊंगी। डिविडेंड इनकम और पर्सनल इन्वेस्टमेंट, मेरी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी जिसको मैं ले रही हूं अपने बिजनेस को चलाने में, ठीक है। प्रॉफिट अर्न, मेरे को जो भी प्रॉफिट, मेरा जो भी कहीं से भी मेरा जो प्रॉफिट मुझे अर्न हुआ था, आई एम टेकिंग दैट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टिंग अगेन इन माय बिजनेस।
बिजनेस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो भी मेरे बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हुए थे, मैंने वो प्रॉफिट को इधर उधर ना करके वो बिजनेस प्रॉफिट वापस से अपने बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। या फिर मैंने कोई अपना बिजनेस है उसको किसी एसेट से ही शुरू किया है। सो आर यू रेडी फॉर कैपिटल अकाउंट एंट्रीज? तो जल्दी से शुरू हो जाओ एक्सप्लोरियंस। अब हम करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज। लेट्स डू द एंट्री ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट मतलब मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं मान लेती हूँ मेरा IDFC एक बैंक है, ठीक है। IDFC बैंक से मेरे को पैसे आ रहे हैं, तो ऑल्ट सी करेंगे सबसे पहले। IDFC बैंक का इंटरेस्ट रेट मैं उससे ले रही हूँ, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट आता है उसको मैं अपने बिजनेस में लगा रही हूँ। IDFC इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो आपको इसको अंडर में लेना है कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट इसकी सारी डिटेल्स करने के बाद कंट्रोल ए कर दोगे। एंड जो पैसे आ रहे हैं, आई एम सेइंग जो 3000 रुपीज़ थे इसके अंदर के, वो मैं अपने बिजनेस में यूज़ कर रही हूँ। एंड मैंने ये ले लिया अपने, अगेन कैश में ले रही हूँ, या फिर मैं किसी अपने बैंक में ले रही हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में मैंने अपने पैसे ले लिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी इसकी एंट्री। और एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेरे किसी अपने फ्रेंड से लोन ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी लोन नहीं ले रही हूँ, मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्ट करा है, या फिर वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। तो मैं कह रही हूँ अभिषेक इज़ माई अभिषेक पार्टनर। ऑल्ट सी करेंगे, अभिषेक पार्टनर, ठीक है। एंटर वर्क करवा के अंदर कैपिटल अकाउंट रखना है एंड डिटेल्स देनी है एंड कंट्रोल ए करवा दोगे। आई एम सेइंग इन्होंने मेरे को इतने रुपए दिए हैं, 1 लाख रुपीज़, एंड इन्होंने मेरे को हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं। हमारे पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हमारे पास इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करे हैं। तो ये एज एन कैपिटल अकाउंट की तरह मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंट्री ऑफ कैपिटल। ओके, एंट्री अच्छे से क्लियर हो गई कैपिटल अकाउंट की। तो वेज टू डिक्रीज कैपिटल, अब हम वो वेज देखने वाले हैं जिसके थ्रू हम अपने कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। अब देखो, पैसे अगर मैं इन्वेस्ट करती हूं तो पैसे क्या होते हैं, इन्वेस्ट होते हैं तो इंक्रीज होता है कैपिटल। सिमिलरली अगर पैसे मेरा कैपिटल इंक्रीज होता है तो किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस में वो डिक्रीज भी तो होता होगा। तो कभी भी पैसे डिक्रीज होते हैं तो मुझे कौन सा वाउचर बनाना है, आई हैव टू मेक द पेमेंट वाउचर। इतना तो पता है आपको, हमें पेमेंट वाउचर बनाना है। सो ड्रॉइंग्स मैंने क्या किया, अपने बिजनेस में से, अपने जो कैपिटल अमाउंट में से अपना मैंने कुछ अमाउंट निकाल लिया फॉर माई ओन पर्पस, तो दैट इज ड्रॉइंग्स, ठीक है। मैंने अपने मतलब किसी लिए भी पैसे बस निकाल लिए अपने बिजनेस में से, दैट इज ड्रॉइंग्स। ट्यूशन फीस फॉर स्टूडेंट, अब जो भी आपके मान लो किसी का बिजनेस है, अब उसमें जिसके उनके बच्चे हैं, अब हमने क्या किया, अपने बच्चों के लिए निकाल लिया, भैया ये पैसे जो है मेरे बिजनेस से मैं पैसे निकाल रही हूँ एंड अपने फैमिली पे लगा रही हूँ, दैट इज डिफरेंट, है ना, दैट इज रॉन्ग। तो इसीलिए इससे क्या होगा, मेरा जो कैपिटल होगा वो डिक्रीज होगा। पर्सनल इंश्योरेंस, भाई तुम कंपनी का अगर इंश्योरेंस कराते हो तो चलो अच्छी बात है, वो आपके कैपिटल को कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, उसे आपका सिर्फ एक्सपेंस में जाएगा वो। बट अगर आप खुद के पर्सनल चीजें करने वाले हो, अपने पर्सनल इंश्योरेंस बनवा रहे हो, अपना होम इंश्योरेंस ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो क्या है, दैट इज कैपिटल अकाउंट को वो डिक्रीज कर रहा है, आपके बिजनेस के कैपिटल को डिक्रीज करेगा। लोन एंड पर्सनल लॉस इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट, अब मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट था उसमें जो लॉस हो गया है तो वो भी मेरे कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस, अब मेरे को भैया ट्रैवलिंग करनी है, आई एम सेइंग आई विल गो फॉर अ ट्रैवल विद माई फैमिली एंड आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम माई बिजनेस, है ना, सो दैट इज रॉन्ग। देखो, कभी भी किसी भी बिजनेस में आप काम करो, आप हमेशा अपनी एक सैलरी पे करो, ठीक है, या फिर आप कुछ इक्विटी पे वर्क करो। ऐसा मत करो कि आप बिजनेस में जो आप पैसा जा रहा है उसी को निकाल रहे हो एंड यू आर यूजिंग दैट, तो इससे आपका बिजनेस प्रॉपर ही लॉस में जाता है, ठीक है, आप किसी भी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए अगर कभी भी आपको ऐसे भी कभी भी आप कोई बिजनेस करो तो सबसे पहले या तो खुद भी सैलरी पे काम करो या फिर इक्विटी पे काम करो कि इतना परसेंट है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, आप उससे ज्यादा नहीं निकालोगे। कभी बाई चांस आपको नीड पड़ गई तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट वो आपको वापस अपने बिजनेस में डालने पड़ेंगे। और आपको पता है जो ट्रैवलिंग के जो भी आप एक्सपेंसेस वगैरह करते हो, आप दोबारा तो बिजनेस में नहीं डालोगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको आगे क्या क्या चीजें अपने बिजनेस में नहीं करनी है वो भी क्लियर हो गया होगा।
तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे, दैट इज सिक्योर्ड लोन। ठीक है, अब सिक्योर्ड लोन क्या है, तो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ना। अ सिक्योर्ड लोन इज अ लोन दैट इज बैक्ड बाय कोलेक्ट्रल लाइक प्रॉपर्टी, व्हीकल और गोल्ड। सिंपल सी चीज मानो, जहां पे मैं कोई सिक्योरिटी देती हूँ, कोई सिक्योरिटी चीज अपनी रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे हैं, मेरे को थोड़े पैसे की नीड है, मेरे पास मेरे घर में ज्वेलरी रखी हुई है, गोल्ड रखा हुआ है, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं अपना गोल्ड लेके अपने बैंक में जा सकती हूँ एंड बैंक में क्या करूंगी, मैंने अपना गोल्ड सबमिट करवा दिया एंड मुझे उसके बदले पैसे मिल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने गोल्ड को एज एन सिक्योरिटी पर्पस में रख के आती हूँ। सिमिलरली अगर मैं होम लोन लेती हूँ, तो मेरा जो होम जो लोन होता है, तो मैं वहां पे क्या करती हूँ, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दे के आती हूँ, तब वो मुझे पैसे देते हैं। वो मुझे नहीं देते, डायरेक्टली पेमेंट हो जाती है ना। तो होम लोन, प्रॉपर्टी लोन और कार, आप कह सकते हो हाँ व्हीकल लोन, कार लोन। तो कार लोन में क्या होता है, आपकी वो प्रॉपर लोन पे चलता है। ठीक है, तो अगर आप बाई चांस आप लोन अपना पे नहीं करते हो, वो आपका क्या करेंगे, वो अपनी कार ले लेंगे वापस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन होते हैं, जहां पे आप सिक्योरिटी पर्पज से आपने कुछ एसेट्स को जमा करते हो। ठीक है, आप उन्हें अपने एसेट्स देते हो, उनके बदले आप पैसे लेते हो। ठीक है, दैट इज सिक्योर्ड लोन। तो फीचर्स देख लो क्या है, बोरो मस्ट प्लेज एन एसेट सिक्योरिटी पर्पज पे, लोअर इंटरेस्ट रेट। हाँ देखो, इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो कम होता है, बिकॉज इट इज लेस रिस्की। क्योंकि देने वाले के लिए, जो भी हमें लोन दे रहा है, उसके लिए लेस रिस्की है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है, अगर हम बाई चांस हम अगर पैसे नहीं देते हैं, तो पैसे उसको कौन दे देगा, हमारा सामान। और वैसे भी जो हमारा जो सामान होता है, ठीक है, जितने की वैल्यू उसकी होती है, उससे हमें थोड़ी कम ही वैल्यू दी जाती है। इज इट क्लियर? इफ यू डोंट रीपे, लेंडर कैन सीज द एसेट। अगर हम नहीं पे करते हैं, तो लेंडर उस सामान को अपने पास रख लेता है। इज इट क्लियर? सिक्योर लोन के एग्जांपल्स ले लेते हैं। होम लोन, सिक्योरिटी के अगेंस्ट किसके होती है, हाउस के अगेंस्ट होती है। कार लोन, कार के अगेंस्ट, हम कार दे देते हैं अपनी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने क्या, हाँ देखो एक चीज और, मैं अपनी प्रॉपर्टी पे भी लोन ले सकती हूँ, है ना, पर होम लोन नहीं, प्रॉपर्टी लोन हम इस बेसिस पे ले सकती हूँ कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए नीड है ना। तो मेरे को पैसे चाहिए, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी को लोन पे रख दिया है। ठीक है, तो बिजनेस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, बट ये बिजनेस लोन नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लोन में आएगा, पर हमने लोन लिया है पर अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लिया। इज इट क्लियर? आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से अब हम करते हैं सिक्योर्ड लोन की एंट्री। ऑफ सिक्योर्ड लोन, देखो यहाँ पे भी हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो मीन्स हम रिसिप्ट का वाउचर बनाएंगे। एंड तो हम मान लेते हैं कि हम गोल्ड लोन ले रहे हैं, तो सबसे पहले ऑल्ट सी करेंगे, गोल्ड लोन। ठीक है, एंटर। अंडर में आएगा हमारा सिक्योर्ड लोन, बाकी डिटेल्स आप दे दो यहाँ पे एंड कंट्रोल ही करवा दो। आफ्टर दैट क्या करोगे, आप पैसे दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, एंड कहाँ पे आपके पास पैसे आ रहे हैं, हम मान लेते हैं आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं HDFC के, IDFC के बैंक में आ रहे हैं। एंड एंटर कर दो, और ये आपकी एंट्री हो गई है सिक्योर्ड लोन की। सिक्योर्ड लोन क्लियर हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री पे, दैट इज अनसिक्योर्ड लोन। अब सिंपल सी चीज है, जहां पे सिक्योरिटी पर्पस पे हम कुछ देते थे, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस पे हम कुछ नहीं देते। तो एन अनसिक्योर्ड लोन इज गिवन विदाउट एनी कोलेक्ट्रल बेस्ड ओनली ऑन क्रेडिट वर्दनेस। मीन्स अब यहाँ पे हम कोई कोलेक्ट्रल नहीं देते हैं, हमें जो लोन मिलता है हमारे क्रेडिट बेस पे मिलता है, हमारे टर्नओवर के बेस पे मिलता है, और हमारा जो क्या कहते हैं उसे, हाँ, जितना हमारे जितने भी लेन देन हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है, हमारे बिजनेस को देख के मिलता है। ठीक है, नो एसेट प्लेज्ड, कोई आपसे एसेट नहीं लिया जाता है। हायर इंटरेस्ट रेट, इसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो हायर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं। गिवन ऑन ट्रस्ट, इनकम प्रूफ और क्रेडिट हिस्ट्री, ये आपको गिवन किस पे मिलते हैं, आपको ट्रस्ट पे देते हैं ये लोग, है ना। ऐसे नहीं देते हैं कि बिल्कुल ऐसे नहीं दे देंगे, आपके ट्रस्ट पे आपको दिया जाता है, और आपके बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह, आपके ट्रांजेक्शन्स वगैरह, आपकी सारी चीज देख के ही आपको लोन मिलता है। अनसिक्योर्ड लोन के एग्जांपल्स ले लो, पर्सनल लोन,
आई एम नॉट टेलिंग द बैंक की मेरे को क्यों चाहिए, इसलिए मैं क्या कहूँगी, मेरे को पर्सनल लोन मेरे को मिलता है उसकी जगह पे। क्रेडिट कार्ड आपने सबको पता ही होगा, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप पेमेंट करते हो, देन आपको उसकी पेमेंट करनी होती है ना। बिजनेस लोन विदाउट सिक्योरिटी, अब बिजनेस लोन लिया है मैंने बिना किसी सिक्योरिटी के, दैट इज अगेन अनसिक्योर्ड लोन। वहां पे मैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रही थी, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, बिजनेस लोन विदाउट सिक्योरिटी। ओके, सो लेट्स नाउ डू द एंट्री ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री कैसे करनी है, देखो पैसे क्या हो रहे हैं, अगेन मुझे मिल रहे हैं, है ना। तो मैं करूँगी सीआर पे जाना है मुझे, एंड मैं मान लेती हूँ कि मेरे को मेरे को ना पर्सनल लोन मिल रहा है। सो पर्सनल लोन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे को क्रिएट करना है ऑल्ट सी पर्सनल लोन, ठीक है। अंडर में आपको रखना है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन लेने के बाद डिटेल्स भर दोगे, अपने लोन से रिलेटेड सारी डिटेल्स भर दोगे एंड कंट्रोल ए कर दो। आई एम सेइंग जो ये लोग हैं मुझे दे रहे हैं 1 लाख का लोन, ठीक है। एंटर कर दो। ये पैसे कहाँ आ रहे हैं, अगेन ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। आई कैन से HDFC के सेविंग अकाउंट में ये पैसे आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। एंटर करवा दो एंड कंट्रोल ए करवा दो, कंट्रोल ए। तो आई होप आपको अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री अच्छे से क्लियर हो गई होगी। Deposit. A deposit is an amount received or given with the intent to keep or hold it for a specific time or condition. Deposit क्या है कि जब मैंने कुछ अमाउंट किसी टाइम के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी को दिया हो या किसी से लिया हो, दैट इज आवर डिपॉजिट। तो देखो वो 2 तरीके में भी हो सकता है। नंबर 1 कि मैं क्या करूँ, डिपॉजिट रिसीव करूँ, किसी से मैंने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव कर लिया, या फिर डिपॉजिट गिवन, मैंने किसी को रेंट डिपॉजिट कर दिया। तो जैसे रेंट जो होता है हम एडवांस देते हैं ना 1 मंथ का, तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट हमने पे कर दिया, तो वो अमाउंट जो हम किसी को पे करते हैं, किसी को पे करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, दैट इज डिपॉजिट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब करते हैं हम डिपॉजिट की एंट्री। सो लेट्स टेक रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर डिपॉजिट। कॉलेज टेक्स अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम स्टूडेंट्स। कॉलेज ने क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया फ्रॉम स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट, अगेन अ डिपॉजिट। यू पे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट टू द बोर्ड। आपने क्या किया, आपने पहले से एक डिपॉजिट दिया, किसको, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। Is it clear? So let's now do the entry of deposit in Teleprime. So let's do the entry. तो देखो सबसे पहले आते हैं, हम बनाएंगे इसको रिसिप्ट के अंदर। रिसिप्ट के अंदर मतलब अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कोई हमें डिपॉजिट कर रहा है। तो हम ले लेते हैं कि कोई हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे, एंटर करने के बाद इसको करेंगे अंडर, किस में करेंगे, डिपॉजिट में। तो बाकी डिटेल्स देख लेंगे एंड देन हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए। आफ्टरवर्ड्स हम यहाँ पे अपने अमाउंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज़ कोई डिपॉजिट कर रहा है और उसने कहाँ पे डिपॉजिट किया, फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिट करे, 30,000 वहाँ पे आ जाएंगे एंड एंटर और कंट्रोल ए कर दोगे, ये मेरी एंट्री हो गई। देन आफ्टरवर्ड्स अब मैं क्या करने वाली हूँ, पेमेंट करवाने वाली हूँ। तो पेमेंट वाउचर पे जाएंगे एंड देन आई एम सेइंग कि अब मैं किसी को अपना रेंट डिपॉजिट करवा रही हूँ। तो रेंट डिपॉजिट का मतलब है कि ऑल्ट सी, देन आफ्टरवर्ड रेंट सिक्योरिटी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे एंड एंटर। कौन से सेक्शन में जाएगा, ये डिपॉजिट में जाएगा एंड सारी डिटेल्स देख लो एंड कंट्रोल ए एंड आफ्टरवर्ड्स फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज़ मैं कर रही हूँ डिपॉजिट एंड कहाँ से पेमेंट कर रही हूँ, मान लेते हैं कैश से पेमेंट कर रही हूँ। तो करने के बाद देन नरेशन वगैरह एंड कंट्रोल ए। तो लोन एंड एडवांसेस, अभी जो हमने टॉपिक किया था दैट वाज व्हाट, that was deposit. अब जो हम कर रहे हैं that is loan and advances. A loan is the amount borrowed or lent, या तो मैंने किसी से borrow लिया किया हो या फिर किसी को दिया हो, often with repayment terms and sometime interest. उसको वापस देने का कब कैसे कैसे हमें वापस देना है and sometime interest, और हमने क्या लगा दिया उसमें, हमने इंटरेस्ट भी लगा देते हैं। So इसके टाइप देखो, अगर आपका लोन रिसीव होता है तो आप इसको मान सकते हो कि एक बिजनेस लोन फ्रॉम अ बैंक, या फिर लोन गिवन को आप ले लो कि आपने एक को पहले ही एडवांस सैलरी दे दी, ठीक है। एक सैलरी तो आप एडवांस में दे सकते हो ना किसी भी एम्प्लॉय को, तो दैट इज लोन गिवन।
लोन इन एडवांसेस, यू टेक 1 लाख एज लोन फ्रॉम अ बैंक, आपने 1 लाख का लोन ले लिया बैंक से, या फिर आपने 10,000 रुपए एडवांस सैलरी दे दी स्टाफ को, तो ये आपके आएंगे लोन एंड एडवांसेस। आई होप ये क्लियर होगा। तो चलो जल्दी से एक्सप्लोरियंस इसकी भी एंट्री करते हैं। सो लेट्स डू द एंट्री ऑफ लोन एंड एडवांसेस। तो इसमें सबसे पहला है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें एंट्री करनी होगी पेमेंट पे। तो ऑल्ट सी, फॉर एग्जांपल हम मनीषा की सैलरी दे रहे हैं, तो मनीषा एडवांस सैलरी किसके अंडर में आएगी, ये अंडर में आएगा ये लोन एंड एडवांसेस। तो यहाँ पे हम कर देंगे लोन एंड एडवांसेस, एंड फिर सारी डिटेल्स चेक करने के बाद कंट्रोल ए। देन यहाँ पे आप कितनी सैलरी पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 20,000 आप यहाँ पे पे कर रहे हो। वो करने के बाद फिर आप यहाँ पे चूज़ करोगे कि कौन से अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो, एंड ये हो जाएगा। एंड देन फिर आप इसको कर दो कंट्रोल ए, आपकी एंट्री हो गई सेव। Fixed assets. Fixed assets are long-term assets that a business buys to use, not to sell. मैंने कोई सामान खरीदा अपने बिजनेस के लिए, सामान बेचने के लिए, अपने यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे लैपटॉप चाहिए थे, तो मैंने लैपटॉप को बाय किए एंड लैपटॉप्स बाय किए, एंड व्हाट आई डिड, मैंने अपने एम्प्लॉयज को दिए, है ना। तो वो मैंने किसी को सेल नहीं किया है, वो मेरे बिजनेस पर्पस के लिए मैंने लिए थे। तो ये मेरे लिए क्या है, मेरा फिक्स्ड asset है। What it is? It's my fixed assets. So example of fixed assets, कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर ले लिया आपने, लैपटॉप ले लिया, फर्नीचर हो गई, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस के इक्विपमेंट, और गाड़ी ले लिया आपने, कोई व्हीकल, पर किसके लिए, अपने बिजनेस के यूज के लिए लिया। तो ठीक है, सो दैट इज फिक्स्ड एसेट, जिसको मैं सेल नहीं करने वाली हूँ। तो लेट्स डू द एंट्री ऑफ व्हाट, फिक्स्ड एसेट्स। सो एक्सप्लोरियंस, लेट्स स्टार्ट द एंट्री ऑफ फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले जाएंगे हम वाउचर पे, एंड वाउचर पे जाने के बाद परचेज वाउचर चूज करेंगे। हमेशा याद रखना, जो हमें इसमें करनी होती है एंट्री, वो हमेशा हमें करनी होती है अकाउंटिंग मोड में। तो अकाउंटिंग इनवॉइस आपको चूज करना है चेंज मोड पे जाके, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स क्या करना है, आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, एंड देन पार्टी नेम देना है। तो पार्टी नेम आप लिख लोगे, तो मैंने मान लो मैंने आलोक ले लिया है, एंड डिटेल्स तो आपको डालनी आती ही है। देन मुझे ऑल्ट सी करना है, ताकि मैं अब यहाँ पे क्या करूँगी, प्रोडक्ट क्रिएट करूँगी। सो ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम परचेज कर रहे हैं AC, तो AC ऑफ गोदरेज, ठीक है। तो अंडर में ये आएगा हमारे फिक्स्ड एसेट के, क्योंकि हम परचेज वो नहीं करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हमें करना है इसे फिक्स्ड एसेट, बिकॉज ये हमारा फिक्स्ड है। एंड देन एंटर 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 करते हुए, और यहाँ पे आपको क्या देनी है, इसकी GST रेट देने हैं। तो GST रेट दे दोगे, मान लेते हैं स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करने के बाद 18% कर दिया, देन एंटर। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे आप अपने AC का अमाउंट लिख दोगे, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़, एंड देन अब हम इसके अंदर लगाएंगे CGST और SGST। तो CGST हमने लगा दी, फिर हम लगाएंगे सिमिलरली SGST। जैसे आप SGST लगाओगे तो अपने आप ही आपका ये सम हो जाएगा, एंड देन आपको अब कुछ नहीं करना है, ये आपकी एंट्री हो चुकी है, जस्ट टू कंट्रोल A। क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द मनी स्पेंड ऑन बाइंग एसेट्स, सिक्योरिटी और शेयर विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न और इनकम। मैंने कुछ पैसे अपने इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, ताकि मुझे फ्यूचर में जाके कुछ रिटर्न मिल सके, मींस मुझे कुछ पैसे फ्यूचर में मिल सके, ठीक है। विद, और अगर अभी मेरे पास 10 रुपए थे, मान लो 10 रुपए भी अगर मैं कहीं और लगाती हूँ, तो उससे मुझे क्या होगा, अगर थोड़े टाइम तक मैं 10 रुपीज पर डे लगाऊं, या फिर पर मंथली भी अगर मैं करती हूँ, तो कुछ टाइम बाद मेरे पास कुछ थोड़ा ज्यादा अमाउंट मुझे मिलेगा इकट्ठा, क्योंकि 10 रुपए अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो नहीं होगा, और हालांकि 10 रुपए तो नहीं, लोग इससे ज्यादा ही लगाते हैं। सो मैं कुछ अपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करती हूँ, सो दैट मुझे आगे जाके कुछ हायर रिटर्न्स मिले। फॉर एग्जांपल मैंने पर ईयर मैं उसमें 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर देती हूँ, तो 3 लाख पर ईयर बना के अगर मैंने 15 ईयर्स के लिए भी कर दिए, तो फिर मेरे पास बहुत हो गया, ठीक है। और फिर उस पर मुझे अगेन इंटरेस्ट भी मिलता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रही हूँ, लाइक म्यूचुअल फंड्स में लगा रही हूँ, या फिर मैं कुछ शेयर्स परचेज कर रही हूँ अपने बिजनेस के लिए, ताकि बाकी कभी भी मुझे नीड होगी तो उस टाइम पे मैं उन्हें बेच के एंड आई कैन गेट सम मनी।
टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है आपकी? शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम एफडी बोलते हैं, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट, अदर बिजनेस वेंचर्स। आई होप ये क्लियर होगा। सो लेट्स do the entry for what? Fixed assets. Let's do the इन्वेस्टमेंट में मान लेते हैं अब हम करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स में हम पैसे लगा रहे हैं, तो मैंने को क्या करना है, पेमेंट करनी है, मतलब कि आई हैव टू पे द मनी, तो ऑल्ट सी, एंड मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे दे दिया म्यूचुअल फंड, जो भी आपका प्रॉपर नेम हो उसका वो देना है, अंडर में डालना है आपको इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स करोगे एंड अगर इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल गुड्स है या जो भी कुछ है आपको वो सारी चीजें देनी है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपको क्या करना है, चलते जाओ एंड आफ्टरवर्ड्स कंट्रोल ए करवा दो, एंड ये मेरा हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सेइंग मैं 10,000 रुपीज अपने म्यूचुअल फंड्स में डाल रही हूँ, ठीक है। एंड इसमें किसके थ्रू डाल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ HDFC OD अकाउंट से मेरे पैसे कट रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी एंट्री हो चुकी है इन्वेस्टमेंट की। तो आई होप आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट समझ आ गई होगी। सिमिलरली आप शेयर्स एंड सारी चीजों की भी एंट्री कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के अंडर। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की, दैट इज डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो इनकम अर्न थ्रू द कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, वो इनकम जो कि मेरे मेन बिजनेस से मिलती है, दैट इज माय डायरेक्ट इनकम, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने कोई भी सेल करी है या फिर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करती हूँ उसकी मैंने कोई सेल करी है ना, मैंने कोई सर्विस सेल करी है, तो मेरे को जो उससे रिलेटेड जो पैसे मिलते हैं वो मेरी होती है डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, इनकम दैट इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द मेन बिजनेस बट स्टिल अर्न, जो मेन बिजनेस से नहीं होती है बट फिर भी मेरे को पैसे मिलते हैं, दैट इज माई इनडायरेक्ट इनकम। क्या हो सकता है, मेरे को इंटरेस्ट मिला या फिर मेरी कोई शॉप्स है मेरे पास, वो मैंने रेंट पे दे रखी है तो रेंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, मेरे को कहीं से कोई कमीशन मिला है, तो ये सारी जो है वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, दे आर नॉट द डायरेक्ट इनकम। इज इट क्लियर? सो लेट्स डू द एंट्री कि मेरे को ना रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट रिसीव मतलब कि मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो रही है। तो मेरे को यहाँ पे ऑल्ट सी करना है, रिसिप्ट के वाउचर पे ऑल्ट सी, रेंट फ्रॉम शॉप या फिर शॉप रेंट दे दो आप, ठीक है। ये मेरा हमेशा क्या रहेगा इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए करवा दो। एंड मान लो 30,000 आपको रिसीव हो रहे हैं, एंड कहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, कैश में दे रहे हैं तो कैश, एंड ये आपकी एंट्री हो चुकी है, कंट्रोल ए कर दो। ऐसे ही और भी आप कर सकते हो और जहाँ जहाँ से आपको इनकम मिल रही हो। तो आई होप इनडायरेक्ट इनकम क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो टू द अनदर टॉपिक, दैट इज direct expenses and indirect expenses. Direct expenses means expenses directly related to production or core business operations. वो expenses जो मेरे business से ही related है, तो वो मेरे होंगे direct expenses. For example, wages, सैलरी एंड वेजेस हो गई आपकी, रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल बाय किया है तो उसको तो भैया आपको मेरे एक्सपेंस है, क्योंकि उसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। फैक्ट एंड इनवर्ट, पावर एंड फ्यूल फॉर फैक्ट्री। Is it clear? Indirect expenses, expenses not directly related to production, वो expenses जो production से related नहीं है but फिर भी होते हैं, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सैलरी क्यों आ रही है इसके अंदर, सबसे पहली चीज सैलरी इसलिए आती है क्योंकि अगर मैं आपसे बोल रही हूँ, हाँ बाई चांस आई सेड देयर वेजेस, सॉरी सैलरी वहाँ पे भी इंक्लूड कर दी थी, बट वहाँ पे वो सैलरी हम लेंगे कि जैसे मान लो जिसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कोई सुपरवाइजर है, अब सुपरवाइजर के बिना लेबर वर्क नहीं करेंगे, तो उसकी जो सुपरवाइजर की सैलरी है वहाँ पे वो मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट में आएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ रही है, सैलरी, जो स्टाफ है मेरे पास, जो लेबर है मेरे पास, जो
मतलब जिनका मशीन से रिलेटेड वर्क नहीं है, जो मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है और उनके बिना मेरा बिजनेस चल सकता है, उनके बिना मेरा बिजनेस चल सकता है, तो वो मेरे क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट, अगर मान लो आपके पास खुद का है और तब भी आप कहीं पे जाके रेंट पे कर रहे हो, तो फिर ये मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब मेरे बिजनेस के लिए मैं फालतू में एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, या फिर एडवर्टाइजमेंट जो है वो मेरे लिए मेरी नीड है, तो भी मेरा बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर आपकी चीजें कुछ एक्सपेंसेस के बिना चल सकती हैं, तो और तभी भी आप वो एक्सपेंसेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टी एंड स्नैक्स, जरूरी नहीं है ना कि आप अपने एम्प्लॉयज को आपको चाय नाश्ता देना ही देना है ना, फूड वगैरह आपको सर्व करना ही करना है, वो तो आपकी मर्जी है। और अगर आप So let's do the entry of direct expenses. तो ऑल्ट सी करना है मुझे, और मैं मान लेती हूँ कि मेरे को क्या करना है, मेरी एक मशीनरी का वर्क होता है, उसमें मेरे लिए फ्यूल ज़रूरी होता है, तो फ्यूल लिया मैंने, फ्यूल फॉर मशीन, एंटर एंटर, ये क्या होगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होगा ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। सो डायरेक्ट एक्सपेंस चूज करना है, एक मिनट, अंडर में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करवा दो एंड कंट्रोल ए कर दो। इज इट क्लियर? आफ्टरवर्ड्स क्या करना है आपको, कितने रुपए का आपका फ्यूल आ गया वो देना है, एंड आपको कैसे आपने पेमेंट करी है, मान लो मैंने कर लिया क्या, HDFC से करती है पेमेंट अपने सेविंग अकाउंट से, एंड कंट्रोल ए करवा दो। ये आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री हो चुकी है। Okay, so let's do the entry of इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो कि मेरे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, तो ऑल्ट सी में मान लेती हूँ टी एंड स्नैक्स, ठीक है, टी एंड स्नैक्स की एंट्री करवा रही हूँ मैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं होती है, मैं कह रही हूँ इसके हमारे पास ये आ जाएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स कंट्रोल ए करवा दो इसको, एंड फिर चले जाओ डेबिट करवा दो, मान लो 2000 रुपए इसके पर मंथ के उसमें लगते हैं, एंड देन कहाँ से पेमेंट कर रहे हो वो दे दो, कैश 2000 रुपीज, एंड देन कंट्रोल ए कर दो। सस्पेंस अकाउंट, it helps in reordering the transaction without delaying the accounting process। मेरे पास मेरी स्टेटमेंट थी अकाउंट की, अब मैं अपनी उसमें एंट्री कर रही थी, पैसे यहाँ से आए, पैसे वहां से आए, अब मैं कंफ्यूज हो गई, आखिरकार ये पैसे कहाँ से आए या ये पेमेंट कहाँ पे करी गई है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई वॉज टोटली कंफ्यूज्ड। सो अब जो मुझे कंफ्यूजन हुई है, तो अब मैं अपने बॉस के पास अगर जाती हूँ कि सर प्लीज इसको देख लो कि इसमें मेरी कोई इसको ये पेमेंट हमारी कहाँ से आई है, या फिर मैं उन्हें बोलती हूँ सर ये वाली पेमेंट आपने किसको करी है, मुझे नहीं आ रहा समझ, प्लीज मेरे को हेल्प करो, मुझे हेल्प मी, ताकि मैं कर सकूँ। और अगर मेरे पास ये बहुत मतलब एक पूछने गई, थोड़ी देर बाद मुझे दूसरी भी ऐसी मिल जाती है, तो इससे क्या होगा, तो बॉस विल बी एंग्री ऑन मी, वो मुझ पर गुस्सा होंगे। अब अगर वो मुझ पर गुस्सा होंगे तो फिर नॉट गुड ना, तो मैं क्या करूँगी, एंट्री कर दूंगी, पर एंट्री को रखूंगी सस्पेंस में कि मुझे नहीं पता है पैसे कहाँ से आए हैं। A suspense account is a temporary account used when there is uncertainty in a transaction, such as missing information, unclear entries, or unmatched debit or credit। ठीक है, एंट्री कोई मिसिंग है या कुछ भी आपको लगता है हाँ इसमें कुछ चेंजेस हो सकती है, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो सारी एंट्री मैं करती हूँ सस्पेंस अकाउंट में। तो सेम मेरे को जैसे मैं पेमेंट का बनाऊंगी या रिसिप्ट का बनाऊंगी, मुझे सेम करना है, बट जिसका मुझे नहीं पता है मैं वहां पे नाम दे दूंगी सस्पेंस अकाउंट का, और अंडर में कर दूंगी उसे सस्पेंस अकाउंट। अब देखो, जब आपने ये एंट्री कर दी है, उसके बाद आपको देखना कैसे होगा कि आपकी एंट्री में क्या क्या दिक्कत हुआ, मतलब आपको जब चेंज करनी होगी तो सबसे पहले आपको करना है गेटवे ऑफ टेली पे जाओगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, अकाउंट बुक पे जाना है, और लेजर पे जाना है। फिर वहां पे जाके अपने सस्पेंस अकाउंट को सेलेक्ट करोगे और एंट्री को एनालाइज करवा के कि हाँ ये एंट्री इसकी है, आप वहां पे जाके उसका नेम चेंज कर दोगे। ठीक है, बाकी मैं इसको दोबारा आपको करके भी दिखाऊंगी उसके अंदर एंट्री में, तो
और ओके, तो मान लेते हैं हमें किसी एक पार्टी से पेमेंट आई है, बट वी डोंट नो वो पेमेंट हमें कहाँ से आई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाउचर पे जाना है एंड हमें बनानी है रिसिप्ट। तो मीन्स F6 से जाके रिसिप्ट वाउचर चूज करेंगे। एंड अभी मुझे पता नहीं है, तो अगर मुझे पता नहीं है तो इसका मतलब कंफर्म है दैट आई हैव टू डू द सस्पेंस अकाउंट एंट्री। तो ऑल्ट सी करेंगे एंड सस्पेंस लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सस्पेंस, मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। अंडर में आएगा ये हमारे सस्पेंस अकाउंट में, किसके, सस्पेंस अकाउंट के। कंट्रोल A करवा दो एंड डन, ठीक है। इनसे मेरे पास 30,000 रुपीज आए हैं। इन्होंने मुझे मेरे HDFC में ही दी, HDFC के अकाउंट में दिए हैं, HDFC के OD अकाउंट में इन्होंने पेमेंट करी है एंड कंट्रोल A। तो ये मेरी एंट्री हो गई है। आप मेरे को अगर ये चेक करना हो, जब मैं अपने बॉस के पास गई कि सर अब मुझे बता दो ये किसके पास से एंट्री आई है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पे। आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, तो डी दबाओगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट आ जाएगा। देन मुझे जाना है अकाउंट बुक पे, देन लेजर। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है अपना सस्पेंस का लेजर, ठीक है। सस्पेंस लेजर पे गए, ये आपका लेजर था, ठीक है, एंड एंटर किया। और आप यहाँ पे आपको बता देंगे आपके ये पैसे कहाँ से आए थे। यहाँ पे आप चेंज करके इसकी एंट्री को कंफर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाले पैसे जो थे आपको रोशन ट्रेडर्स में दिए थे, ये आपकी एंट्री हो गई है एंड देन कंट्रोल ए करवा दो, एंट्री हैज बीन डन। आई होप आपको सस्पेंस अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, सोल्ड और यूज्ड विद इन 1 ईयर ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब 1 साल के बाद हम उसको कैश में कन्वर्ट करा सकें या फिर उसको हम यूज कर सकें आफ्टर 1 ईयर, दैट वो सारी चीजें क्या आएंगी हमारी करंट एसेट्स में। अब देखो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके, तब इसको एग्जाम्पल से ना ये बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखो जो कैश होता है मेरे पास, वो मेरे लिए मेरा करंट एसेट होता है। मैं उसको कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ, मैं उसको बेच भी सकती हूँ ना बाद में। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका कैश, मेरे हाथ में पैसे हैं, है ना, तो मेरे लिए एसेट है। बैलेंस, बैंक का बैलेंस, जो बैंक में जो पैसे हैं आपके, वो आपके ही हुए ना। एट द टाइम जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उस पैसों को निकाल के आप उसको यूज कर सकते हो, वहीं से वहीं ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एक एसेट है। डेटर, अब भैया डेटर क्या होते हैं? जिनसे हमें पैसे लेने हो। कस्टमर्स हु ओ मनी, अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब वो मुझे पैसे देंगे तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, है ना, तो वो मेरे लिए एक एसेट के तौर पे है। स्टॉक इन्वेंट्री है, बाई चांस मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो मेरे पास जो स्टॉक है मेरे लिए, वो मेरे लिए फिर भी एसेट रहेगा। एसिड वाला एसिड नहीं, एसेट्स, है ना, वो मेरे लिए क्या रहेगा, वो मेरे लिए एसेट्स रहेंगे, है ना। जब भी मैं उसको बेचूंगी तो मुझे उसके बदले क्या मिल जाएंगे, मनी मिल जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस मैंने पहले से कर दिए। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने कोई इंश्योरेंस करा रखा है, 1 महीने का रेंट एक्स्ट्रा दे रखा है किसी को, या फिर 1 महीने का मैंने रेंट एज एन एडवांस पेमेंट करी थी, तो ये मेरे लिए क्या है, इट्स अगेन एन करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, कुछ ही सालों में वो मैच्योर हो जाएगी, तो ये सारी मेरे लिए क्या है, करंट एसेट्स है। नेक्स्ट है आपकी करंट लायबिलिटी। Current liability are the short-term obligations a business must pay within 1 year. वो पैसे जो मुझे within 1 year पे करने हैं, वो पैसे जो मुझे within 1 year पे करने होंगे, वो सारे मेरे क्या हैं, करंट लायबिलिटी। अब ये बात हो रही है मुझे जो पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आएंगे वो आपके क्रेडिटर, सप्लायर टू होम यू हैव टू गिव द मनी, ठीक है। बिल्स पेएबल, कुछ आपके बिल्स पड़े हैं ड्यू वगैरह, वो जो ड्यू जितने भी होंगे वो आपको तो पे करने पड़ेंगे ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक सैलरी हो गई, रेंट हो गई, टैक्सेस जो आपने नहीं पे किए वो भी आपको पे करने हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, आपने किसी कस्टमर से एडवांस ले रखा है, तभी भी आप उनको सामान तो देना है ना, वो आपके लिए लायबिलिटी है। मनी रिसीव बिफोर सर्विस, है ना, तो आपको पहले पैसे मिल गए तो मतलब आप उनका काम तो आपको तब भी करके देना है। जीएसटी पेएबल्स, अब जो जीएसटी आपने कलेक्ट करी है वो आपको पे तो करनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। शॉर्ट टर्म लोन, कुछ लोन आपने ले रखे हैं थोड़े टाइम के लिए, हाँ, लोन ड्यू विद इन अ ईयर। सो एक्सप्लोरियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वैसे हाँ, जो करंट लायबिलिटी में हम अभी और भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अब बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कोर्स अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज एक्सप्लोरियंस इसे फॉलो करो, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, हमारे कोर्स को भी फॉलो करो, और जल्दी से जल्दी हमारे पास और भी लोगों को भेजो हमारे एक्सप्लोर ड्रीम के पेजेस पे, उसको प्लीज शेयर करो ताकि सब लोग इस कोर्स का फायदा उठा सकें। और अगर कोई गलती अगर मेरी से होती हो, मीन्स जो चीज़ आपको नहीं समझ आती हो, या फिर बाई चांस मैंने कुछ गलत बोला हो, तो प्लीज़ मुझे बताओ ताकि आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं अपने अपने आप पे काम करूँ एंड आपको बेस्ट दे सकूँ। ठीक है, तो इसको शेयर करो एंड आई होप यू आर एंजॉइंग इट। सो अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर देना एंड थैंक यू एक्सप्लोरियन, जब तक के लिए बाय बाय।